2024 की जनवरी अब तक का सबसे गर्म जनवरी था। फरवरी उससे भी ज्यादा गर्म, मार्च भी 2024 का सबसे गर्म महीना था, लेकिन अप्रैल ने उसके भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभी सेम चीज मई के मंथ में भी हुआ। अब आप जिस तपती गर्मी को आज झेल रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। भारत के उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा के जंगलों में आग देखी गई इसी गर्मी की वजह से। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें भारत, सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के कई सारे कंट्री से भी ज्यादा गर्म है। अब इस गर्मी के लिए एल नीनो नाम के एक वेदर इवेंट को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये हर 5 से 7 सालों में एक बार देखने को मिलता है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साल दर साल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलता है। अब इसमें होता ये है कि पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती है, जिनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, और इसकी वजह से नॉर्मली पैसिफिक ओशन की सरफेस का पानी वेस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगती है, और ईस्ट की डायरेक्शन में साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे का पानी ऊपर आने लगता है। अब इसको अपवेलिंग कहा जाता है, मतलब नीचे का पानी ऊपर आकर गैप को फिल कर रहा है। तो समुद्र के नीचे से आने वाला पानी ज्यादा ठंडा होता है, और गर्म पानी के ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाने के बाद ये ठंडा पानी साउथ अमेरिका की तरफ जाती है, जिसकी वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज्यादा बारिश भी देखने को मिलता है। हालांकि जब ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाता है तब समुद्र में अपवेलिंग नहीं होगी, जिससे सरफेस का गर्म पानी लगातार गर्म ही बना रहेगा, और जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो पैसिफिक ओशन में ही किसी रैंडम जगह पर होगी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन रीजन बहुत ही ड्राई बन जाएगा। तो जब एल नीनो आता है तब उसी की वजह से दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। 2020 के मंथ में ऑस्ट्रेलिया में हुई खतरनाक वाइल्ड फायर भी इसी एल नीनो की वजह से हुआ था। अब अगर देखा जाए तो जून के मंथ में दिल्ली का 45 डिग्री सेल्सियस झेलना मुंबई के 38 डिग्री झेलने से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हवा में जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी ये उतना ही टेम्परेचर को हमारे लिए झेलना और भी मुश्किल कर देगा। अब ह्यूमिडिटी का मतलब हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। अब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद हवा पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुकी है, मतलब वो जितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता था वो ऑलरेडी कर चुका है और अब उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है हमारे बॉडी के लिए पसीने निकलकर भाप बनना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब पसीना आना हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए सबसे सही तरीका है, और अगर हवा बहुत गर्म है और उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तब हमें पसीना आ ही नहीं पाएगा और हमारी बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाएगी, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब गर्मी का एग्जैक्ट इंटेंसिटी हमें इसी हीट इंडेक्स से पता चल जाता है। अब आपको फोन के वेदर ऐप में टेम्परेचर 30 डिग्री दिख रहा होगा, पर उसके नीचे ही लिखा है कि इट फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस, और ये फील्स लाइक हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में अगर 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है तो आपको ये 41 डिग्री सेल्सियस के तापमान जितना फील होगा, लेकिन अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंचती है तब हमें खतरनाक 53 डिग्री सेल्सियस वाली फीलिंग्स आएगी। अब एसी चलाने से घर भले ही ठंडा हो जाए बट बाहर और ज्यादा गर्म हो जाएगा, और इससे गर्मी बाहर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एसी बिजली पर चलता है और भारत के ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है, जो एयर पोल्यूशन को और भी इंक्रीज कर सकता है। अब भारत के अंदर हर 100 घर में से 24 घरों में एसी है, जबकि अमेरिका में 85 घरों में एसी है, यानी कि आने वाले दिनों में एसी से रिलेटेड पावर डिमांड पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पावर डिमांड से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स का निर्माण और उनके डिजाइन्स में कुछ इस तरह का वेंटिलेशन ला दे तो गर्मी काफी हद तक कम हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप घर की छतों को व्हाइट कलर से पेंट कर दोगे तो 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो सकता है। अब एसी के अल्टरनेटिव्स को देखें तो आज के समय में रेडिएंट कूलिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिससे एसी के मुकाबले ज्यादा पैसे बचते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी में आप दीवारों के अंदर पानी के पाइपर लगाते हो, जिसके अंदर से ठंडे पानी का फ्लो होता है जो पूरे घर को ठंडा रखता है। आज कई घरों में इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, लेकिन इसी हाईटेक टेक्नोलॉजी से दूर रिलीजियस चीजों पर नजर डाले तो देखेंगे पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का झंडा हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। अब ऐसा होता क्यों है ये आज तक मिस्ट्री है। 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को पुजारियों को हर रोज बदलना पड़ता है। अगर किसी दिन वो ऐसा करना भूल गए तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद पड़ जाएगा।
मंदिर में प्रसाद बनने का प्रोसेस भी साइंस के बियॉन्ड है। अब आमतौर पर प्रसाद बनने के लिए एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। अब अगर साइंस के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले होना चाहिए और ऊपर वाले बर्तन में सबसे लास्ट में। लेकिन पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का ये प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन में पहले बनता है, यानी कि साइंस के लॉजिक के बिल्कुल ऑपोजिट। जगन्नाथपुरी मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं है, बावजूद इसके कि सूरज की किरणें इस पर रेगुलर पड़ रही है। अब किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर गवर्नमेंट द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, यानी उनके ऊपर से कोई भी प्लेन या ड्रोन नहीं उड़ सकता। बट पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में ये नो फ्लाई जोन गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद क्रिएट किया है। जब आप जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ से प्लेन और ड्रोन तो छोड़िए कोई बर्ड तक उड़ते नहीं देखा गया। जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने के लिए अनुमति सिर्फ हिंदुओं को है। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी यहाँ पर आता है तो उसे बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। जब इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक बार जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए आई थी, तब उन्हें भी बाहर से ही दर्शन करना पड़ा, क्योंकि उनके पति फिरोज गांधी एक पारसी थे। जगन्नाथ मंदिर में बनने वाले प्रसाद ना तो कभी ज्यादा होता है और ना ही कभी कम, लेकिन हर बार कितने लोग मंदिर में आएंगे ये भी पहले से ठीक नहीं रहता है। लेकिन इसके बावजूद हर बार एग्जैक्ट उतने लोगों का खाना बनता है जितने लोग मंदिर में मौजूद है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जगन्नाथ मंदिर का एंट्रेंस एक सिंह द्वार है और जब तक श्रद्धालु इस सिंह द्वार तक नहीं पहुँचते तब तक उन्हें समुद्री लहरों की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही वो सिंह द्वार पर पैर रखते हैं तो ये आवाज आना बंद हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर में 3 मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा है। हर 12 साल में इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में लॉर्ड कृष्ण का जिंदा दिल है, और जब मंदिर में भगवान की मूर्ति को बदला जाता है तब उस दिल को निकालकर भगवान की नई मूर्ति में रख दिया जाता है ताकि कोई इसे देख न सके। और अगर कोई इंसान भगवान जगन्नाथ के दिल को देख लेता है तो वो उसी वक्त मर जाता है। अब जब नई मूर्तियाँ रखी जाती है तब मूर्तियों को बदलने के दौरान पूरे शहर की बिजली को कट कर मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है और बाहर सीआरपीएफ की टीम तैनात कर दी जाती है। और तो और इस दौरान मंदिर में कोई भी एंटर नहीं हो सकता, केवल ये पुजारी ही मंदिर में रहते हैं जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। मंदिर में काफी लोग ऐसी ही चमत्कारों का दर्शन करने के लिए जाते हैं और इन्हीं चमत्कारों में से एक है कैंसर का ट्रीटमेंट मिलना। कैंसर का ट्रीटमेंट फाइनली मिल चुका है और कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा। अब इस ट्रीटमेंट की मदद से बिना 1 रुपए भी खर्च किए केरला में रहने वाले किशोर ने बांग्लादेश के कैंसर पेशेंट को नई जिंदगी दी। बट ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में हर दिन लगभग 190 लोगों की ब्लड कैंसर से मौत हो जाती है। अब ब्लड कैंसर में इंसान के बोन मैरो में हेल्दी स्टेम सेल्स नहीं बन पाते। अब ये स्टेम सेल्स इंसानी शरीर के बोन मैरो में सेल फैक्ट्री के रूप में काम करता है, जिसका काम नए सेल प्रोड्यूस कर उन्हें अलग अलग कामों में यूज करना पड़ता है। यानी कि इंसानी शरीर में कौन सा सेल ब्लड सेल या हार्ट सेल बनेगा, इसका डिसीजन स्टेम सेल ही लेता है। पर कई बार डीएनए डैमेज होने के कारण ये सेल प्रोडक्शन की फैक्ट्री ही खराब हो जाती है और उसमें बनने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव निकल कर आता है। और यही डिफेक्टिव सेल्स किसी हेल्दी बॉडी में ऐसे स्टेम सेल्स को जन्म देता है जो बॉडी में मौजूद हेल्दी सेल्स के न्यूट्रिशन को खा जाता है, और इसी तरह कोई हेल्दी इंसान ब्लड कैंसर का शिकार बन जाता है। पर साइंटिस्ट ने कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला है जिसका नाम है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसेस में डॉक्टर किसी हेल्दी पर्सन के स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर ब्लड कैंसर वाले मरीज के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये हेल्दी स्टेम सेल्स उन डैमेज सेल्स को हटाकर उस मरीज की बॉडी में नए ब्लड सेल्स को जन्म दे सके। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी भी मरीज के लिए स्टेम सेल्स का मैचिंग डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। 10 लाख लोगों में से कोई एक इंसान ही स्टेम सेल डोनर बन सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी के सेल्स में HLA पाए जाते हैं, जो प्रोटीन के ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट्स है कि ये ब्लड ग्रुप की तरह हर एक ह्यूमन बॉडी में अलग आइडेंटिटी के डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। अब अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो HLA हमारे ह्यूमन बॉडी का आईडी प्रूफ है, जो इम्यून सिस्टम में नॉर्मल सेल्स और बैक्टीरियन सेल्स के बीच अंतर समझ पाता है। इसीलिए जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन सेल ह्यूमन बॉडी में घुसने की कोशिश करता है तब हमारा इम्यून सिस्टम उन सेल्स को वेरीफाई करता है, और ये वेरिफिकेशन मैच ना होने के कारण वो किसी भी अनजान सेल्स को बॉडी में एंटर होने ही नहीं देता। और ऐसा ही वाकया डोनर के स्टेम सेल्स के साथ भी होता है। इसीलिए स्टेम सेल्स डोनेट करने से पहले अपना HLA टाइप जानना बहुत ही जरूरी होता है,
जैसे ब्लड डोनेट करने से पहले ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत ही जरूरी होता है, एग्जैक्ट वैसे ही लेकिन इंडिया में इसकी कॉस्ट 6,000 रुपए तक लग सकता है, जिस कारण 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 5 लाख लोग ही स्टेम सेल्स डोनेट करने की लिस्ट में आज शामिल है। लेकिन एक जर्मन बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन DKMS जो इन कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया से स्टेम सेल्स डोनर की एक डेटाबेस फ्री में तैयार कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी 12 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और अगर आप भी किसी कैंसर पेशेंट की जान बचाना चाहते हो तो इसके लिए आपको DKMS BMST के ऑफिशियल साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब रजिस्टर करने के कुछ दिनों के अंदर आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्वैब किट भेजी जाएगी, जिसमें एक साफ कॉटन बड के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको बस इस तरह अपने थूक का सैंपल लेकर उस किट के साथ भेजे गए एनवेलप में डालकर पोस्ट कर देना होगा और यहाँ पर आपका काम खत्म हुआ। अब ये सैंपल जर्मन जाएगा, जहाँ पर आपकी HLA टाइप का पता करी जाएगी और इसमें लगभग 40 दिनों के आसपास समय लगेगा। और ठीक 40 दिन बाद एक मेल आएगा जिसमें कंफर्मेशन होगा कि आप स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हैं या नहीं। यानी जिस काम के लिए हमारे देश में 6,000 लग रहे थे वही चीज आपको फ्री में हो जाएगी और दूसरी तरफ आप किसी एक बंदे की जान बचा पाएंगे। अब अगले एक हफ्ते से एक साल के अंदर जब भी आपका HLA किसी पेशेंट से मैच होगा, वैसे तुरंत ही आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तब आपको बिना देर करते हुए किसी पास के सेंटर में जाकर डोनेशन करनी होगी। वैसे ब्लड डोनेशन की तरह ही बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन्स के थ्रू उसमें स्टेम सेल्स को अलग करके ब्लड को वापस से डोनर के शरीर में डाल दिया जाता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ डोनर के स्टेम सेल्स के अलावा और कुछ लिया ही नहीं जाता। वैसे दोस्तों, आप इस कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानते थे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।